एक मरीज़ जो डायबिटीज़ के इलाज के लिए मेट्फॉर्मिन सालों से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब उसकी ब्लड रिपोर्ट देखी गई तो उसमें माक्रोसाइटिक अनीमिया भी था। तो माक्रोसाइटिक अनीमिया का इस मेट्फॉर्मिन दवाई से क्या ताल्लुक है, चलिए इसको समझते हैं। पहले तो ये समझे हमारे पास व्हाट इज दिस स्टमक, ठीक है। अब स्टमक के जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो क्या निकाल रहे होते हैं, वो एसिड भी निकाल रहे होते हैं HCl, और क्या निकाल रहे होते हैं, हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब खाना जो भी हो, चाहे खाने में विटामिन B12 हो या ना हो, ये इंट्रिंसिक फैक्टर निकलेगा, ठीक है। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर निकल गया हमारे पास, फिर इसके बाद क्या होगा। अब अगर खाने में विटामिन B12 है तो विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर मिलकर क्या बना लेंगे, एक बना सकते हैं, बोल सकते हैं बॉन्ड बना लेंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर इसके बाद ये जो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स आया है इंट्रिंसिक फैक्टर का विटामिन B12 का, ये कहाँ जाएगा हमारे पास, खाने के साथ होता हुआ कहाँ जाएगा, स्टमक के बाद क्या आती है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन का खाना कहाँ मूव करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो इलियम जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, वहाँ कहानी होगी असल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल इलियम, यानी कि इलियम का बिल्कुल सिरे वाला हिस्सा, बिल्कुल आखिर वाला हिस्सा, टर्मिनल इलियम। वहाँ पर क्या होगा हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर और जो विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं खून में एब्जॉर्ब करवाया जाएगा विटामिन B12 को, ठीक है। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, टर्मिनल इलियम के, फॉर एग्जाम्पल ये टर्मिनल इलियम है, इलियम का बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर, ठीक है। उन रिसेप्टर को हम कहते हैं क्यूबाम रिसेप्टर, कहते हैं क्यूबाम रिसेप्टर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये क्यूबाम रिसेप्टर है, यहाँ से क्या होता है विटामिन B12 खून में एब्जॉर्ब होता है। अगर किसी वजह से हमारे पास टर्मिनल इलियम की सर्जरी कर दी जाए, इसको निकाल दिया जाए, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन जो खून में हो जाएगी वो 0% हो जाएगी, क्योंकि ये रिसेप्टर सिर्फ ओनली कहाँ प्रेजेंट है, इसी एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी किसी एरिया में बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास होता है क्या है, बेसिकली हमारे पास जो ये रिसेप्टर है, क्यूबाम रिसेप्टर, इसका जो सरफेस का एरिया है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। और जो विटामिन B12 हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसका भी चार्जेस कैसे हैं, नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कैसे हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो खुद सोचें, रिसेप्टर के पास जो विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर आए क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट तो नहीं कर पाएगा, रिपेल होगा, ठीक है। तो इस रिपेलेशन को दूर करने के लिए हमारे पास एक काम आता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन क्या करता है, कैल्शियम आयन बेसिकली हमारे पास एक ब्रिज का काम पैदा करता है, ठीक है। रिसेप्टर पर लगता है, ठीक है, रिसेप्टर पर लग के क्या करेगा, कैल्शियम आयन पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया, अब पॉजिटिव रास्ता मिल गया, यानी कि पॉजिटिव एक ब्रिज आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स है, ये आराम से इसके ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। तो चिपक जाएगा तो आराम से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेट्फॉर्मिन दवाई क्या करती है, मेट्फॉर्मिन दवाई हमारे पास इस कैल्शियम को हटा के खुद आ जाती है यहाँ पर। आखिर मेट्फॉर्मिन विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में किस तरीके से रुकावट डालती है। मेट्फॉर्मिन जो दवाई है हमारे पास, इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, ओनली 50 to 60% होती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1000 मिलीग्राम की ड्रग ली थी, ठीक है, 1000 मिलीग्राम मेट्फॉर्मिन ली थी, तो 500 मिलीग्राम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। बाकी का जो 400 से 500 मिलीग्राम है वो हमारे पास, वो हमारी बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन बॉडी से निकल जाएगा, किडनीज को फिल्टर आउट कर देंगी, ठीक है। अच्छा, अब मेट्फॉर्मिन हमारे पास करती क्या है, देखें, एक्चुअली हमारे पास मेट्फॉर्मिन जो होती है, फॉर एग्जाम्पल ये इंटेस्टाइन से गुजर रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए, इनको बोलते हैं PMAT और OCT3, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन के बने हुए ट्रांसपोर्टर्स हैं, और इन पर क्या होता है, हमारे पास चार्ज होता है, इनके पास चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और मेट्फॉर्मिन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या, ये क्या करते हैं, ये जब मेट्फॉर्मिन यहाँ से गुजर रही होती है तो इसका स्ट्रक्चर इन रिसेप्टर का, यानी कि ये बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं। जब इसको अट्रैक्ट करते हैं तो मेट्फॉर्मिन क्या आती है, मेट्फॉर्मिन इस पर आ जाती है, ठीक है। जब मेट्फॉर्मिन यहाँ पर आके लगती है तो ये ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स इसको सेल्स के अंदर फेंक देंगे, ठीक है। ये जो इंटेस्टिनल सेल्स हैं उनके अंदर फेंक देंगे, ठीक है। जब इंटेस्टिनल सेल के अंदर मेट्फॉर्मिन चली गई तो वहाँ जाके ये दो काम करेगी, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया को वहाँ पर एक्टिव करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की जो बेसिकली पावर हाउस होता है सेल का, उसको क्या कर देगी, थोड़ा स्लो कर देगी, ठीक है। और एक और काम ये करेगी कि यहाँ पर क्या करेगी, सेरोटोनिन को रिलीज करवाएगी, ठीक है। सेरोटोनिन जब रिलीज होगा तो मेट्फॉर्मिन की स्टार्टिंग, जब मेट्फॉर्मिन स्टार्ट करते हैं लोग तो उनको नोजिया, क्रैम्प वगैरह की शिकायत होती है, क्योंकि ये सेरोटोनिन रिलीज करवाती है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखिए कि हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड प्लाज्मा हमारा खून वाला एरिया बॉडी में, ठीक है। और
यहाँ पास इंटेस्टाइनल सेल वगैरह हैं, यानी कि टर्मिनल इलियम वगैरह है, ठीक है। तो वहाँ पर जो डोज होती है दवाई की तकरीबन 300 गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, यानी कि इतनी हाई डोज हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में पड़ी हुई है, लेकिन खून में इतनी डोज नहीं है, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है हमारे पास, ये देखें मेट्फॉर्मिन जो होती है बहुत ही स्लो बॉडी से निकलती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बात करें, हमारे पास ये 4 से 8 घंटे में खून से निकल जाएगी, लेकिन जो इंटेस्टाइन में रुकी हुई है, जैसे कि टर्मिनल इलियम की बात की हमने, और यहाँ पर इंटेस्टिनल सेल के अंदर जो रुकी हुई है, ठीक है, ये तकरीबन 12 घंटे में यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन आप खुद सोचें मेट्फॉर्मिन की डोज तकरीबन एक ने बंदा दो बार लेगा, ठीक है, 3 बार लेगा, तो 2-3 बार लेगा तो यानी कि एक डोज हल्की से निकली ही नहीं होगी, निकल ही रही होगी कि पीछे से और डोज आ गई, यानी कि यहाँ पर जो इंटेस्टिनल सेल्स वगैरह में इसकी कंसंट्रेशन कभी जीरो नहीं होती, ठीक है, हमेशा क्या रहती है, कंसंट्रेशन रहती है एक, ठीक है, मेट्फॉर्मिन की। अच्छा, हमारे पास फिर एक और बात याद रखें कि जो किडनी है, हमारी किडनी क्या कर देगी, मेट्फॉर्मिन को निकाल रही है, यानी कि 4 से 8 घंटे तक निकाल देगी, ठीक है। किडनी क्या करेगी, इसकी एक्सक्रीशन करवाएगी। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ठीक है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन ना होना क्या करेगा, आरबीसी की प्रोडक्शन पे इफेक्ट डालेगा। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बोन मैरो हमेशा क्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं, इनके सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब एक नया सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। अब इस इरिथ्रोब्लास्ट को फॉर एग्जांपल अगर क्या बनाना है, इसको अगर आरबीसी बनाना है, इसको नॉर्मल और छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को डिवाइड करना पड़ेगा, डीएनए को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आधा डीएनए इस सेल के पास आएगा, आधा डीएनए इस सेल के पास आएगा, ठीक है। और आरबीसी का शेप कैसा होना चाहिए, बाइकॉनकेव होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये शेप है, ठीक है। तो बाइकॉनकेव होना चाहिए ताकि ये कैपिलरीज वगैरह में से आराम से गुजर सके, ठीक है। तो इस पूरे काम के लिए यहाँ पर 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक विटामिन B12 और एक विटामिन B9। विटामिन B9 को हम फोलेट भी कहते हैं, ठीक है। और विटामिन B9 जो होती है हमारी बॉडी में, ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, और इनएक्टिव फॉर्म का नाम क्या है, N5 मिथाइल THF, ठीक है। तो इस इनएक्टिव को एक्टिव करने के लिए रिक्वायर होता है विटामिन B12। ये क्या करता है, ये इस विटामिन B9 से क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को हटा देगा। जब मिथाइल ग्रुप हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास एक्टिव फोलेट बन जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, एक्टिव विटामिन B9 हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, फिर काम में हेल्प करेगी। अब जबकि विटामिन B12 की कमी है, बॉडी में है ही नहीं विटामिन B12, तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म थी वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। नतीजा क्या होगा, हमारे पास ये जो सेल्स होंगे बन रहे होंगे, लेकिन डीएनए सही से नहीं बन पा रहा होगा, क्योंकि डीएनए की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड थी, ठीक है। यानी कि साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ सही से बन रहा है। इस चीज़ को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, यानी कि हमारे पास न्यूक्लियर मसला है, साइटोप्लाज्म बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको ये कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस मैच्योर नहीं है, साइटोप्लाज्म मैच्योर है, बाकी चीज़ें सब कुछ सही हैं, ठीक है। और आखिरकार होगा कि यहाँ पास जब बॉडी से ये सेल गुजरेंगे, ठीक है, खून के ज़रिए, तो स्प्लीन हमारे पास क्या होगा, स्प्लीन क्या करेगा, इन डिफेक्टिव सेल्स को, जो बड़े बड़े सेल्स हैं सही तरीके से डिवाइड ही नहीं हो पाए, इनको क्या करेगा, इनको रोक लेगा, यानी कि इनको डिफेक्ट करना, इनको डिफेक्टिव समझ के, जाहिर बात है डिफेक्टिव है, ठीक है, तो इनको डिफेक्टिव समझ के क्या करना शुरू कर देगा, रोकना शुरू कर देगा, ठीक है, तोड़ना शुरू कर देगा स्प्लीन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास बॉडी में शदीद कमी हो जाएगी रेड ब्लड सेल की। और ये सेल बन रहे हैं कैसे हैं, बड़े हैं, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं माक्रोसाइटिक अनीमिया। अब सेकंड चीज़ ये डिस्कस करनी है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ठीक है, और विटामिन B12 बॉडी में नहीं है, तो इसकी वजह से नर्व पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम बात करें नर्व्स की, तो नर्व्स के ऊपर क्या होती है, एक शीट होती है, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। और ये माइलिन शीट जो होती है हमारे पास इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि सिग्नल को 100 गुना तेज़ लेके जाएगी, ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो इस माइलिन शीट की रिपेयरेंस के लिए ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों की, ठीक है। अगर हम बात करें, हमारे पास ये मिथाइल मेलेनाइल कोएंजाइम ए है, ये एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। इसको चेंज किया जाएगा मिथाइल मेलेनाइल कोएंजाइम ए म्यूटेस, ठीक है। इसको चेंज किया जाएगा, और चेंज करने के लिए ज़रूरत होगी विटामिन B12 की, ठीक है। अब विटामिन B12 है ही नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब ये चेंज होता है तो क्या बनता है, यहाँ पास चेंज होकर बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अभी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो होता है यही असल चीज़ होती है जो कि क्या करती है, रिपेयरेंस में हेल्प करती है इस माइलिन शीट की, ठीक है। अब विटामिन B12 नहीं है, तो हमारे पास यानी कि जो मिथाइल मेलेनाइल कोएंजाइम ए था ये चेंज नहीं हो पाएगा इसमें। जब ये चेंज नहीं हो पाएगा इसमें, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए नहीं बन पाएगा खुद ब खुद, ठीक है। अब मिथाइल मेलेनाइल कोएंजाइम ए रॉ मटेरियल ये बॉडी में क्या हो रहा है, अक्यूमुलेट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसके ये जो लगा हुआ है कोएंजाइम ए, इसको हटा देंगे, ठीक है। कोएंजाइम ए को हटा दिया, अब क्या बन गया, मिथाइल मेलेनाइल एसिड, ठीक है। अब ये जो एसिड है हमारे पास, ये क्या करता है, ये नर्व्स को डैमेज करना शुरू करेगा, ठीक है। ये शीट थी, इसको डैमेज करना शुरू करेगा। जब डैमेज करेगा हमारे पास, तो सिग्नल जो होगा, सिग्नल सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या करी थी, इंसुलेशन प्रोवाइड करी थी। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, टिंगलिंग, यानी कि ऐसे लगेगा हाथों पैरों में सुइयाँ चुभ रही हैं, ठीक है।
और हाथ पैर सुन्न होते महसूस होंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन हाई हो गई, ये कंडीशन चलती रही तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान का बैलेंस भी डिस्टर्ब होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर असल बात यह आती है कि अगर हमसे पूछा जाए कि डायबिटिक न्यूरोपैथी और B12 न्यूरोपैथी में दोनों में क्या फ़र्क है, तो अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिर्फ नर्व्स डैमेज होती हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, नर्व डैमेज होंगी। लेकिन अगर हम बात करें B12 न्यूरोपैथी में, इसमें क्या होता है, नर्व तो डैमेज होंगी बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डिफिशेंसी। एंड एक और चीज़ क्या होगी, यहाँ पर इसमें माक्रोसाइटिक अनीमिया देखने को मिलेगा।